स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 इंसुलेशन। तो सिलेबस में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। मीनिंग है इंसुलेशन का और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, लैटिट्यूड को, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मतलब ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, स्लोप ऑफ लैंड और विंड है एंड ओशियन करेंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत किया हुआ है, द सन कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। जो अपना सूरज है कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहता है, फेंकता रहता है, चारों तरफ फैलाता है हीट लाइट एनर्जी सारे डायरेक्शन में। इट इज़ नोन एज सोलर रेडिएशन और इसी को हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू द अर्थ एंड देन इनटू स्पेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल प्रोसेस है। ये जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो सन से जो है अर्थ की तरफ और अर्थ से फिर वापस स्पेस में जाना, ये कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है। दिस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है? एनर्जी ट्रांसमिट होती है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिशन भी होता है एनर्जी का, स्टोरेज भी होता है एनर्जी का, और एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एनर्जी ट्रांसमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसमिट किस फॉर्म में होती है? रेडिएशन के फॉर्म में होती है। आपको पता होगा, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हीट है वो तीन तरीके से जो है ट्रांसफ़र होता है। एक तो कंडक्शन से, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पास करता है। एक कॉन्वेक्शन से, यानी कि कोई पार्टिकल वार्म हो गया तो फिर वो जगह छोड़ देता है और कोल्ड पार्टिकल को आने देता है वार्म होने के लिए। और थर्ड है रेडिएशन। तो रेडिएशन से एनर्जी ट्रांसमिशन होती है, वेयर एज एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। और एनर्जी का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट होना ऑकर करता है, यानी होता है किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में। हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में। सोलर रेडिएशन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। जो हमारा सोलर रेडिएशन है वही एक प्राथमिक सोर्स है हीट और लाइट का अर्थ के ऊपर। द अर्थ रिसीव इट्स हीट फ्रॉम सोलर रेडिएशन विच इज़ अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी ऑफ द सन। सन जितना भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है सारे डायरेक्शन में, उसका एक बहुत ही मामूली सा फ्रैक्शन जो है हम लोगों की धरती तक पहुंचता है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं? द सन रेडिएशन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। 3 पार्ट का बना हुआ है, 3 हिस्से का बना हुआ है सन का रेडिएशन। वाइट लाइट जो कि हमको दिखाई देती है, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब दूसरी कौन सी है? इंफ्रारेड, और तीसरी अल्ट्रा वायलेट। द सन ऑल्सो एमिट एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड सोलर विंड इनटू स्पेस। जो सूरज है उसके अंदर से एटॉमिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं जिसको हम लोग सोलर विंड भी कहते हैं, वो स्पेस में होता है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोलर विंड आर चार्ज इलेक्ट्रॉन। और ये जो सोलर विंड चलती है स्पेस में है, ये ज़्यादातर इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये प्रभावित करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थ के चुंबकीय शक्ति को, चुंबकीय क्षेत्र को। द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल मूवमेंट एंड चेंज ऑन द अर्थ इज प्रोवाइडेड बाय द सन। जो कुछ भी एनर्जी, ताकत चाहिए रहती है सारे मूवमेंट और बदलाव के लिए अर्थ पे, ये मोस्टली प्रोवाइड किससे हो रही है? बाय द सन। अब बात करते हैं 2 चीज़ें जो हमने देखी थी। एक है हमारा इंसोलेशन और दूसरा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो इंसोलेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब वो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, सूरज की वो एनर्जी जो कि अर्थ रिसीव करता है, इसको कहते हैं इंसोलेशन। यानी ये एक टाइनी फ्रैक्शन की बात कर रहा है जो एनर्जी सूरज से निकलती है। द सन्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड स्कैटर्ड बिफोर इट रीचेज द अर्थ। सूरज की एनर्जी डिसिपेट होती है, बिखरती है, फैलती है, इससे पहले कि वो धरती तक पहुँचे। ओनली 1 पार्ट आउट ऑफ 2 बिलियन पार्ट रीचेज द अर्थ। इसका मतलब ये है कि सूरज की एनर्जी का अगर 2 बिलियन पार्ट अगर तुम लो, जो एनर्जी उसको 2 बिलियन पार्ट में तुम काउंट करो,
तो सिर्फ एक टाइनी छोटा सा फ्रैक्शन जो है धरती तक पहुंचेगा। द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ एज शॉर्ट वेव रेज। सूरज की एनर्जी धरती तक पहुंचती है किस फॉर्म में? शॉर्ट वेव रेज के फॉर्म में। आउट ऑफ द टोटल 100% सोलर एनर्जी only 51% reaches the earth, 35% is reflected back into space and only 14% is absorbed by the atmospheric layer including ozone during insolation। कह रहा है कि जो 100% टोटल सोलर एनर्जी आती है उसमें से 51% सोलर एनर्जी धरती तक पहुंचती है। ये धरती वाले सोलर एनर्जी की बात कर रहा है, ना कि जो जितना वो 2 बिलियन पार्ट हम लोग लिए थे वो नहीं। जो अर्थ पे पहुंचता है 100%, उसका 51% ही अर्थ के ऊपर तक पहुंच पाता है, 35% वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, 14% एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा वातावरण का लेयर, जो कि ओजोन लेयर मेनली एब्जॉर्ब करता है इंसोलेशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? टेरेस्ट्रियल तो हम जानते हैं ज़मीन सतह, तो इसका रेडिएशन सोलर रेडिएशन यानी कि इंसोलेशन स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये स्ट्राइक करता है अर्थ के सरफेस को। द सरफेस ऑफ द अर्थ रेडिएट दिस हीट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। तो ये जो सोलर रेडिएशन हमारे सतह पे आता है, धरती के सतह पे स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो जो सरफेस है अर्थ का वो रेडिएट करता है इस हीट को वापस इनटू स्पेस, एटमॉस्फेयर में वापस रेडिएट कर देता है। और किस फॉर्म में करता है? लॉन्ग वेव्स। आते किस फॉर्म में है? शॉर्ट वेव के फॉर्म में एनर्जी आती है, लेकिन जाती किस फॉर्म में? लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब वो सारा हीट जो रेडिएट होता है अर्थ के द्वारा लॉन्ग वेव के फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। यहाँ देखो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन 100% है, तो 51% अर्थ पे पहुँचती है, 14% एब्जॉर्ब हो जाती है एटमॉस्फेयर में और 35% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब यहाँ पे देखो 34% एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होती है, अर्थ के सरफेस से जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है उसकी बात कह रहे हैं। आउटगोइंग 100% है मान लो, अर्थ से बाहर जाने वाली, तो 35% वापस चली गई पूरी, 48% में से 14% क्या हो रही है? ये और 34% जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, 14% आगे चली जा रही है, 17% जो है जा रही है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये भी टोटल ऐड करोगे आप 35, 48 और 17, तो टोटल कितना आएगा? 100। ये आने वाली टोटल 100%, ये जाने वाली टोटल 100% इस तरह से डिवाइडेड है। और इसी बैलेंस को, ये जो बैलेंस है ना आने का और जाने का, इसी बैलेंस को कहते हैं हीट बजट या हीट बैलेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। देयर एग्जिस्ट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो जो हीट बजट की बात कर रहे थे उसी की बात कर रहा है कि एग्जिस्ट करता है कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अर्थ के ऊपर बिटवीन इनकमिंग इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ नोन एज हीट बैलेंस। जो इंसोलेशन धरती पे आ रही है सूरज की तरफ से और जो रेडिएशन टेरेस्ट्रियल वापस जा रही है स्पेस को, एटमॉस्फेयर को, ये दोनों का जो बैलेंस है ना ये एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। और इसी बैलेंस को कहते हैं हीट बैलेंस। When both incoming radiation and outgoing radiation are balanced, it is called heat budget। जब आने वाला इंसोलेशन और जाने वाला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बैलेंस होता है, इसी को कहते हैं हीट बजट। हीट बैलेंस is a worldwide average balance as low altitude areas receive more radiation than they lose, while the opposite occur near the poles। क्या रहा है कि हीट बैलेंस एक वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एवरेज बैलेंस है, क्योंकि जो लो लैटिट्यूड हैं, लोअर लैटिट्यूड के जो एरियाज हैं उनको ज़्यादा रेडिएशन मिलता है जितना कि वो वापस करते हैं, मतलब लूज करते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, जबकि अपोजिट होकर होता है पोल्स के साइड में। पोल्स के साइड में होता क्या है, वो कम रिसीव करते हैं और रेडिएट ज़्यादा करते हैं, एकदम वाइस वर्सा होता है इसका। हाउ इज द बैलेंस अचीव्ड? द बैलेंस ऑफ द हीट बजट इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू सर्वाइव ऑन अर्थ। जो बैलेंस है ना हीट बजट का, बहुत ही महत्वपूर्ण है
जिंदगी के लिए, ताकि जिंदगी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर पाए। सिंस द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो द सन्स रेज डू नॉट वार्म ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ इक्वली, तो जो सूरज की किरणें आ रही हैं एक ही जगह पे तो आ नहीं रही हैं, अर्थ खुद भी जो है रोटेट कर रहा है और रिवॉल्यूट भी कर रहा है सूरज के चारों तरफ, तो ऐसे में ना इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चारों तरफ नहीं मिल रही है। दिस सेट्स सेवरल प्रोसेसेस इनटू मोशन एंड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द अर्थ हीट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वजह से बहुत सारे जो है प्रोसेसेस मोशन में आते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है अर्थ की हीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। द हीट radiated by the earth's surface warm the layer of air above it by direct contact, जो हीट रेडिएट होती है अर्थ के द्वारा, यानी अर्थ ज़मीन की सतह जस्ट ऊपर वाले एयर को सबसे पहले वार्म करेगी डायरेक्ट कांटेक्ट से। अर्थ से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रहा है, वो रेडिएशन सबसे पहले नज़दीकी जो सबसे लोअर एटमॉस्फेयर है उसको अफेक्ट करेगा, गर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट से हीटिंग हो रही है, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड कंडक्शन। द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर इन ओशियन causes transfer of heat from one medium to another or from one level to another। जो सर्कुलेशन होता है हवा का और वाटर का समुद्र में, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कारण बनता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या फिर एक लेवल से दूसरे लेवल में। ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के फॉर्म में। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटरी मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन, और ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये कन्वेक्शन कहलाता है। हमने बताया ना, जो लिक्विड होता है वो कन्वेक्शन से हीट होता है। लिक्विड में होता क्या है कि अगर आपके पास, आपने बीकर में पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, ठीक है, तो अगर आपने बीकर में पानी रखा है तो टॉप की लेयर क्या होगी, गर्म होगी, जबकि बॉटम की लेयर ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टिकल हीट पा लेगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर से दूसरा पार्टिकल आ जाएगा नीचे हीट पाने के लिए। तो नीचे ठंडा पार्टिकल गर्म होकर ऊपर जा रहा, तो ऊपर भले ही गर्म लगे लेकिन नीचे पार्टिकल अभी भी पूरा अगर गर्म नहीं हुआ है तो कोल्ड रहेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको कॉन्वेक्शन बोलते हैं। तो हवाएं कैसे गर्म होती हैं? कॉन्वेक्शन से। गर्म हवा टेरेस्ट्रियल हीटिंग से ऊपर को उड़ गई गर्म होके, और फिर उसके बाद ठंडी हवाएं ऊपर से सिंक करके नीचे को आ जाती है, फिर वो गर्म होके ऊपर जाती हैं। कन्वेक्शन करंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज सी ब्रीज, और इसकी वजह से जो है सी ब्रीज चलता है। अब सी ब्रीज के बारे में हम लोग देखेंगे अभी आगे। ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है, एयर ओवर लैंड बिकम्स वार्मर एंड राइजेस। देखो, जो लैंड एरिया है, जो बालू है, जो पत्थर है, मिट्टी है, इनकी प्रॉपर्टी है कि जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी ठंडे होते हैं। तो दिन में होता क्या है कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर की हवा गर्म हो गई, प्रेशर लो हो गया, समंदर जल्दी ठंडा होता, अब वो देर में ठंडा होता है, देर में गर्म, तो समंदर ठंडा है, उसके ऊपर की हवा ठंडी है, तो ठंडी हवा हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी ठंडी ठंडी, यानी ठंडी हवाएं दिन में फ्रॉम ओशियन मूव्स इन टेक इट्स प्लेस, और वो गर्म हवा जहाँ से राइज की है वहाँ पे ठंडी हवाएं बहते हुए अपना जगह बनाएंगी। एट नाइट द अपोजिट ऑफ दिस हैपन, रात में क्या होगा, दिन भर में सूरज की रोशनी पाके समंदर के ऊपर की हवा गर्म हो गई है और सारी ठंडी हवाएं बह भी चुकी हैं, किधर से, समंदर से, किसकी तरफ, ज़मीन की तरफ। ज़मीन रात को एकाएक ठंडी हो जाती है, जल्दी मतलब ठंडी हो जाती है। ठंडी हो गई तो अब ठंडी हवाएं हैं, यानी कि हाई प्रेशर है ज़मीन पे और समंदर पे लो प्रेशर, तो अब ज़मीन से समंदर की तरफ हवाएं चलेंगी, जिसको कहते हैं हम लोग लैंड ब्रीज। दिस इज बिकॉज लैंड सरफेस गेट्स cooled more quickly than the ocean surface and land breezes are caused, क्योंकि ज़मीन जल्दी ठंडी हो गई तो अब ज़मीन की तरफ से समंदर की तरफ हवाएं चल रही हैं और लैंड ब्रीज हुआ। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब 34 यूनिट ऑफ द अर्थ रेडिएशन, जो अर्थ का वातावरण है वो 34 यूनिट अर्थ के रेडिएट किए हुए एनर्जी का ले लेता है, बट इट एब्जॉर्ब ओनली 14 यूनिट ऑफ द सन्स इनकमिंग रेडिएशन, और ये एब्जॉर्ब कितना करता है, सूरज के आने वाले रेडिएशन को सिर्फ 14%, जो कि मोस्टली ओजोन लेयर के द्वारा होता है। दस द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गिवन आउट बाय द अर्थ देन बाय इनकमिंग इंसोलेशन फ्रॉम द सन। द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट।
अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हो रहा है उससे 34 यूनिट एटमॉस्फेयर एनर्जी ले रहा है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 34% एनर्जी ले रहा है किससे, अर्थ के रेडिएशन से, जबकि ऊपर से जो रेडिएशन आ रही है सूरज से उसका केवल कितना ले रहा है 14%। तो यानी कि हमारा वातावरण जमीन से के रेडिएटेड एनर्जी से ज़्यादा गर्म होता है, न कि सूरज के रेडिएशन से ज़्यादा। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है एक कंबल की तरह, चादर की तरह काम करता है, ब्लैंकेट की तरह। एट नाइट द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस एंड कीप द अर्थ सरफेस वार्म। अब रात को जब जमीन ठंडी हो जाती है तो अगर ब्लैंकेट की तरह काम ना करे और हीट सारा स्केप हो जाए, मान लो कि हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ, स्केप हो जाएगा सारा, तो पूरी की पूरी धरती क्या हो जाएगी, जो भी लैंड सरफेस है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ हीट पूरी वापस नहीं जाती, एटमॉस्फेयर में रह जाती है और एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जिसकी वजह से रातें भी वार्म होती हैं। इन कंपैरिजन टू डे कम ही होती हैं वार्म, लेकिन वार्म रहती हैं। वार्म ना हो, सारी हीट चली जाए तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। बाय प्रिवेंटिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को पूरी तरह से स्पेस में जाने से रोकती है कौन, एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग द डे, जब दिन का समय होता है, द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब 14% ऑफ इंसोलेशन एंड दस रेगुलेट टेम्परेचर ऑन अर्थ। जब दिन का समय होता है तो एटमॉस्फेयर केवल 14% इंसोलेशन का एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब तुम खुद ही सोचो, अगर दिन में सूरज की एनर्जी पाके इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, अगर ब्लैंकेट जो है एटमॉस्फेयर का ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो दिन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसीलिए दिन में देखो सूरज के रेज से वो कितना ले रहा है, सिर्फ 14% इंसोलेशन ले रहा है, और रात में रेडिएटेड का 34%। दस द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर। तो इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, यानी कि न ज़्यादा ठंडा होने देता है न ज़्यादा दिन में गर्म होने देता है। द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इफ द एटमॉस्फेयर वुड नॉट बी देयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो समझ लो कि बिल्कुल रेगिस्तान वाला सिस्टम होता, कि जैसे धूप की रोशनी पड़ते ही बालू जल्दी गर्म हो जाता है, तो बिल्कुल 51 से 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, और रात इतनी ज़्यादा ठंडी रहती है कि -10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इसको प्रिवेंट कौन करता है, हमारा एटमॉस्फेयर। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तापमान जो हर जगह पे अलग अलग है, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट लेके आते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। जो तापमान है चारों तरफ अर्थ पे वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सेम नहीं है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर, चीफली द फॉलोइंग। ये जो तापमान है एटमॉस्फेयर पे चारों तरफ, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे विंड, ओशियन करंट, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ लैंड। ये इतनी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अच्छा, ये देखो 3 जोन में हमारा डिवाइडेड है अर्थ, 3 हीट जोन में मेनली, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। और यही चीज़ देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और यही चीज़ साउदर्न हेमिस्फीयर में है। लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड में क्या है कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। तापमान लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनुअल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। टेम्परेचर घटता चला जाता है जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा इक्वेटर के किसी भी साइड में, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो दिख रहा होगा स्फेरिकल है। तो ऐसे एल्टीट्यूड लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, टेम्परेचर कम होता जाएगा। Sun's rays strike the earth at varying angles of incidence owing to spherical shape of the earth and its inclination on its axis। ये तो 23.5 डिग्री पे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि सूरज की किरणें चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी नहीं पड़ती। अब यहाँ कहीं पे वर्टिकल पड़ रही होंगी तो कहीं पे स्लैंटी पड़ रही होंगी। जहाँ स्लैंटी पड़ रही है देखो फ्रिजिड जोन है, दिख रहा है, और जहाँ वर्टिकल पड़ रही है वहाँ पे देखो टॉरिड जोन है, इक्वेटर के पास का इलाका है।
ऑब्लिक और स्लैंटिंग रेज नॉट ओनली ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, ना कि सिर्फ दूर तक फैलती हैं, बट ऑल्सो हीट अ लार्जर एरिया, ये रेज एक बड़े एरिया को हीट कर रही हैं, जबकि वर्टिकल रेज एक छोटे एरिया को हीट कर रही हैं। दस दे हैव लेस हीटिंग पावर, तो इसीलिए यहाँ पे कम हीट हो रही है और यहाँ पे ज़्यादा हीट हो रही है। मिड डे सन ऑलमोस्ट ओवरहेड, जो कि एकदम बिल्कुल सर के ऊपर होता है, विद इन द ट्रॉपिक्स बट एट ऑब्लिक एंगल आउटसाइड द ट्रॉपिक। ट्रॉपिक के पास क्या होता है, बिल्कुल डायरेक्ट सन रेज पड़ रही हैं, जबकि ट्रॉपिक से दूर देखोगे तो स्लैंटिंग सन रेज पड़ रही हैं। ये स्लैंटिंग रेज जो है ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं, दिख सकता है, और वर्टिकल सन रेज जो हैं वो कम एरिया कवर करती हैं। और इसको तुम जहाँ भी पर्टिकुलरली हो ना, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। शाम ठंडी हो जाती है और दोपहर गर्म रहती है, इससे भी तुम देख सकते हो। The above two factor indicate that higher the latitude, the colder is the place. तो ऊपर के जो दो फैक्टर हम लोगों ने देखे, इससे पता चलता है कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा हायर, उतना ही ठंडा वो जगह होगा। ऑन दिस बेसिस, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 टेम्परेचर जोन। अर्थ जो है इस बेसिस पे 5 टेम्परेचर जोन में डिवाइडेड है। टोरिड जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन एंड द 2 फ्रिजिड जोन्स। तो 5 में पूरा टोटल डिवाइडेड है। नेक्स्ट, द सन्स रेज विच फॉल ओवर द टोरिड जोन ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस एंड हीट अप अ स्मॉलर सरफेस एरिया लीडिंग टू हायर टेम्परेचर। जो सन की रेज हैं जो फॉल करती है टोरिड जोन पे, वो कम डिस्टेंस चलती है और स्मॉलर एरिया पे गिरती है, और इसकी वजह से टेम्परेचर आसपास का ज़्यादा हाई रहता है। बियॉन्ड द टोरिड जोन के अलावा, इसकी बात करें येलो वाले जोन की, बियॉन्ड द टोरिड जोन के अलावा सन्स रेज ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन की बात हो रही है, ज़्यादा दूर तक जा रहा है सन का रेज। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये किसकी वजह से है, क्योंकि अर्थ इंक्लाइंड है और साथ में चारों तरफ घूम भी रहा है, रिवॉल्यूट भी कर रहा है सन के चारों तरफ हमारा अर्थ। मच ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लाउड एंड वाटर वेपर। ज़्यादातर जो हीट है वो क्लाउड और वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या रिफ्लेक्टेड बैक बाय डस्ट पार्टिकल, या वो वापस डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। द सन्स रेज फॉल इन स्लैंटिंग पोजीशन, जो सूरज की किरणें हैं वो स्लैंटिंग पोजीशन में गिरती हैं और लार्जर एरिया को कवर करती हैं। बियॉन्ड द टोरिड जोन टेम्परेचर गोज ऑन फॉलिंग, जैसे ही टोरिड जोन से आप फ्रिजिड जोन की तरफ जाओगे, पोलर रीजन की तरफ जाओगे, टेम्परेचर और कम होता जाएगा। देयर आर हाउएवर अदर फैक्टर एज वेल दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड एयर टेम्परेचर। देखो सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं है, दूसरे फैक्टर भी हैं जो कि प्रभावित करते हैं क्लाइमेट को और हवा के तापमान को। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। तो लैटिट्यूड पढ़ लिया, अब एल्टीट्यूड किस तरह से अफेक्ट करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द मीन सी लेवल इज नोन एज इट्स एल्टीट्यूड। जो हाइट है ना मीन सी लेवल से किसी भी जगह का, उसको उसका एल्टीट्यूड बोला जाता है। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एल्टीट्यूड, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का और एल्टीट्यूड का, वो आपस में तापमान एटमॉस्फेयर का, वातावरण का, और जो ऊंचाई है वो आपस में संबंधित है, एक दूसरे से क्या है, इनका संबंध है। द हायर द एल्टीट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा हाई रहेगा एल्टीट्यूड, द लोअर द टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे होगा क्या, तापमान कम होने लगेगा। ठीक है, अब यहां पे है दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अब ये हो कैसे रहा है वो देखिए। एयर इज कूलर एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे ऊंचाई पे जाओगे हवा ठंडी मिलेगी। देन ऑन द अर्थ सरफेस, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ हाइट इज दैट द एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दैन बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ये हमने पहले भी पढ़ा कि जो सूरज की रोशनी इंसोलेशन आ रही है, इंसोलेशन का 14 यूनिट लेता है एटमॉस्फेयर, जबकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का 34% एब्जॉर्ब करता है हमारा एटमॉस्फेयर।
यानी एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ से ज्यादा गर्म हो रहा है, ऊपर की तरफ से कम, तो ऊपर की हवा ठंडी, नीचे की हवा गर्म। एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेंसर एंड कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि वो हीट को ट्रैप करता है। एक ही कमरे में कई सारे लोग अगर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ठंडी के मौसम में तुमको वार्म फील होगा, क्योंकि होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड सब एमिट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसकी वजह से हीट जो है ट्रैप हो जाती है, जिससे कि आपको ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो ऐसा ही होता है आपके अर्थ के सरफेस पे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो नीचे हवा गर्म है। वाटर वेपर और अदर गैसेस भी उसके साथ साथ हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। हेंस इट हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज मोर इन द लोअर लेयर देन इन अपर लेयर वेयर इट्स डेंसिटी इज लेस। अब नीचे की हवा जो है वो भारी है और नीचे की तरफ डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में नीचे जो है ज़्यादा गर्मी है और ऊपर कम है। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट इज अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पे 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर। यानी कि अगर हम लोग देखें माउंट एवरेस्ट अगर 9 किलोमीटर के करीब है, 8,848 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर के करीब है, तो 9 6 जा 54, यानी कि ऊपर टेम्परेचर कितना होगा टॉप पे, माइनस में टेम्परेचर होगा अगर नीचे 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर है तो, अरे सॉरी 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर नीचे है बॉटम में, तो उतनी हाइट पे जाने पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पर 166 मीटर पे देयर विल बी अ फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर। 166 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। इट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, और इसी रेट को, जिस रेट से ये कम हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस एट एवरी 166 मीटर, इस रेट को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इट इज यूजुअली मोर इन समर, ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है देन इन विंटर। दिस एक्सप्लेन्स वाई इट इज कूलर एट द टॉप ऑफ माउंटेन देन एट बॉटम, और वाई हिल रिजॉल्ट इन समर इन ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव अ प्लीजेंट क्लाइमेट देन द प्लेन्स। और यही चीज़ बताती है कि क्यों ठंडा लगता है, माउंटेन के टॉप पे बर्फ जमी रहती है पर्वत की चोटियों पे, और बॉटम में जो है गर्मी रहती है, और इसीलिए जो हिल रिजॉर्ट वगैरह होते हैं वो गर्मी में बहुत बेहतरीन जगह होते हैं घूमने के लिए, और बहुत ही प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, क्योंकि सारे हिल स्टेशंस क्या हैं, सी लेवल से काफ़ी ऊपर हैं, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत अच्छा मिलता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये किस तरह से तापमान को इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर को देखते हैं। सन्स रेज पास थ्रू वाटर टू अ ग्रेट डेप्थ, सूरज की किरणें पास करती हैं वाटर को एक गहराई तक, बड़ी गहराई तक। वाटर इज मोबाइल, वाटर मोबाइल है। मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल का मतलब मूवेबल, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। द वार्म वाटर मिक्सेस इजीली विद द कोल्ड वाटर, जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी के साथ इजीली मिक्स हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इन कारणों की वजह से वाटर इज नाइदर हीटेड और नॉर कूल्ड क्विकली, इसीलिए पानी ना ही जल्दी ठंडा होता है ना ही जल्दी गर्म होता है। हाउएवर द सन्स रेज heat a piece of land more rapidly because unlike water the heat obtained by the area remains confined to that area and does not mix with the other areas of land। मतलब समझने की कोशिश करिए आप, कह रहा है कि पानी अगर बाल्टी में रखी हुई है तो ऊपर से अगर हीट आ रही है, सूरज की किरणें अपर लेयर को वार्म कर रही हैं, नीचे की लेयर ठंडी है, तो नीचे की लेयर अपर लेयर से ऑटोमेटिकली आराम से मिक्स होती रहेगी। इसकी वजह से पूरे दिन भी अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। जबकि आप लैंड सरफेस की बात करो, रॉक्स की बात करो, तो ऊपर के सरफेस पे जहाँ हीट पड़ रही है वहाँ लगातार हीट पड़ रही है, वो एरिया एक्सचेंज नहीं हो रहा, किसी दूसरे एरिया पे ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो वो एरिया ज़्यादा गर्म हो जाएगा, यानी पत्थर वगैरह लैंड मास ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जो समंदर का पानी है वो ऊपर नीचे अपना मिक्स होता रहता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ। इसीलिए कंटिन्यूसली सनरेज के आने के बावजूद, हीटअप होने के बावजूद पानी जल्दी गर्म नहीं होता।
दस ड्यूरिंग द डे लैंड इज हॉटर देन सी, इसलिए दिन में जमीन ज़्यादा गर्म होती है, समुंदर कम। हॉट एयर ओवर द लैंड बिकम्स लाइटर, जो गर्म हवा है ज़मीन के ऊपर वो हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, और इसकी वजह से ज़मीन के ऊपर हीट होने पे लो प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर यानी समंदर की तरफ से हवाएं चलेंगी। द एयर अबव द सी इज कूलर ड्यूरिंग दिस टाइम, जो हवा होती है काफ़ी ठंडी होती है इस समय समंदर के ऊपर, तो ये हवा जो है बहती है फिर ज़मीन की तरफ। व्हेन दिस एयर ब्लोज टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड इट लोअर द टेम्परेचर ऑफ एयर ऑन लैंड, तो ये हवाएं जब चलती हैं ना तो अर्थ लैंड के साइड का जो एरिया है वो ठंडा रखती है इसको, और टेम्परेचर को मेंटेन करती है, मॉडरेट करती है। सच कूल ब्रीज दैट ब्लोज ओवर द अर्थ इज नोन एज सी ब्रीज, जो समंदर से जमीन की तरफ चल रही है दिन में हवाएं, इसको सी ब्रीज बोलेंगे। दिस सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल, कोस्टल बोले तो तट का इलाका, तट का इलाका समंदर के किनारे का जो इलाका है उसको ठंडा करती है। अब नाइट में क्या हो रहा है, इन द नाइट द सिचुएशन इज रिवर्स, सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। द सी रिमेन्स वार्मर देन द लैंड, अब जो समंदर है ना दिन भर में गर्म हो रहा था वो वार्मर रहता है ज़मीन से। सो द ब्रीज ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, अब जो ज़मीन है जल्दी ठंडी हो गई सूरज डूबते ही, तो इसीलिए अब ठंडी हवाएं चलेंगी ज़मीन से समंदर की तरफ। दिस लैंड ब्रीज मेक्स द सी कूलर, और ये जो लैंड ब्रीज है ये समंदर को ठंडा करेंगी। दस द इंटरचेंज ऑफ ब्रीज मेंटेन द हीट बैलेंस, और इसमें हो क्या रहा है, देखो हीट बैलेंस हो रही है दिन और रात में, डायग्राम दिया है। एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, द एरियाज क्लोज टू द सी हैव लोअर daily and annual ranges of temperature and enjoy a moderate climate than the areas lying in the interior। अब देखो होता क्या है, समंदर के किनारे के इलाके हैं, जब दिन गर्म होने को होता है तो समंदर से हवाएं चलती हैं, जब रात ठंडी होने को होती है तो ज़मीन से समंदर की तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं, समंदर से ज़मीन की तरफ गर्म हवाएं आती हैं। ऐसे में टेम्परेचर नहीं एक्सट्रीम पे जाता है मैक्सिमम पे, नहीं मिनिमम पे, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है समंदर के किनारे। स्लोप ऑफ लैंड, ये किस तरह से मैटर करता है, ये देखो। स्लोप ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, जो स्लोप है ज़मीन का वो तापमान को अफेक्ट करता है किसी जगह के। फॉर एग्जाम्पल एन एरिया विथ ए स्टीप स्लोप एक्सपीरियंसेस अ मोर रैपिड चेंज इन टेम्परेचर दैन अ जेंटल वन। देखो दो तरह के स्लोप होते हैं, एक तो बिल्कुल वर्टिकल आ रहा है और एक ऐसे जेंटल आ रहा है। तो जो स्टीप स्लोप है और जो जेंटल है दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी जो है क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ कम। That is why mountain range with an east-west alignment with the Alp have a higher temperature on the south-facing sunny slope than the north-facing sheltered slope। अब जो इसीलिए कह रहा है कि जो माउंटेन रेंज है ना, जो कि ईस्ट वेस्ट के साइड में अलाइंड है, जैसे कि एल्प्स माउंटेन रेंज है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है ना, ठीक, हाई टेम्परेचर हैव अ हाई टेम्परेचर ऑन द साउथ फेसिंग, किसके ऊपर, साउथ फेसिंग सनी स्लोप के ऊपर, देन द नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप। नॉर्थ फेसिंग शेल्टर्ड स्लोप के बजुज साउथ फेसिंग में हायर टेम्परेचर रहता है स्लोप की वजह से। सिमिलरली टेम्परेचर में बी लोअर इन द वैली देन हायर अप द स्लोप, और वैली में टेम्परेचर क्या हो सकता है कि लोअर हो और हायर स्लोप पे जो है मे बी लोअर इन द वैली, वैली में कम हो और हायर स्लोप पे ज़्यादा हो। इट हैपेंस ऑन काम कोल्ड विंटर नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द एयर वेरी ड्राई। अच्छा, ये वजह भी बता रहा है कि ये कब होगा, ये तब होगा जब इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत है, ठंडी की रातें हैं, स्काई यानी आसमान भी क्लीन है और हवा बिल्कुल सूखी हो, वाटर वेपर कम हो। ड्यू टू दिस कंडीशन, इन कंडीशंस की वजह से हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस escape रैपिडली बैक इनटू स्पेस। अच्छा, होता क्या है, अब देखो यहाँ पे फिनोमिना बता रहा है कि कैसे हो रहा है प्रोसेस। कह रहा है कि ऐसे में जो अर्थ के ऊपर रेडिएशन हो रहा है तो वो रेडिएटेड हीट जल्द ही स्पेस में चली जा रही है, मेकिंग द अपर स्लोप वार्मर, तो ऊपर का स्लोप गर्म रह रहा है और नीचे का ठंडा।
द कोल्ड इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय सिंकिंग ऑफ द कूल एयर फ्रॉम द माउंटेन साइड। अब जब हीट रेडिएट होके ऊपर को जा रही है तो क्या हो रहा है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे को आ रही है। इन दिस वे देयर इज अ रिवर्सल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। इसी तरह से ऐसा ही रिवर्स होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर के। इन दिस केस टेम्परेचर डिक्रीजेस डाउन इन द वैलीज, दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो समझ में आया, स्लोप की वजह से नीचे से हीट ऊपर को ज़्यादा जल्दी जा रही है, गर्म हवाएं जल्दी ऊपर जा रही हैं, तो ऊपर की हवा गर्म हो रही है और वो ऊपर से ठंडी हवा नीचे की तरफ आ रही है, तो वैली में ठंडी लगेगी और ऊपर के साइड में स्लोप की वजह से क्या होगा, गर्मी लगेगी। तो ऊपर के पर्वतों से हवाएं ठंडी ठंडी नीचे की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे की हवा जो ठंडी हो गई, क्लियर स्काई होना चाहिए, ड्राई एयर भी होना चाहिए, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं ऑफ टेम्परेचर। अब लास्ट पार्ट है कि विंड और ओशियन करंट, ये किस तरह से टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। द लैंड मास गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्ट। जो लैंड मास है वो जल्दी ही हीट हो जाता है और ठंडा हो जाता है। द वाटर मास दैट इज सीज एंड ओशियन रिटेन हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब आपको पता ही है कि जहाँ कहीं पे सूजन होता है, दर्द होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं ना, वो बैग्स में, रबर बैग्स में, और क्योंकि वाटर जो है ज़्यादा देर तक गर्म रहता है, ठंडा रहता है, तो ऐसे ही ओशियन में भी वाटर है, सीज है, ओशियन है, ये सब जो है ना हीट को रखे रहते हैं लंबे समय तक, या फिर गर्म भी होते हैं बहुत लंबे समय में। इक्वेटोरियल वाटर रिमेन हॉट एंड गिव राइज टू वार्म करंट। जो इक्वेटोरियल वाटर है वो गर्म रहता है, इक्वेटर साइड का जो पानी है, इक्वेटर पे, जो इक्वेटर बेल्ट पे लाई करता है, वो गर्म रहता है और वहाँ से गर्म करंट पैदा होता है। वाइल द पोलर वाटर, जो पोल के साइड में पानी है वो ठंडा रहता है। द विंड्स फ्रॉम द ओशियन एंड ओशियन करंट ट्रांसपोर्ट हीट और कोल्ड। तो जो विंड्स निकल रही हैं ओशियन और ओशियन करंट से, वो हीट को ट्रांसफ़र करेंगे या ठंडी को ट्रांसफ़र करेंगे एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। क्योंकि देखो, इक्वेटोरियल का पानी गर्म और जो तुम्हारा पोलर पानी वो ठंडा, तो वो ठंडा है, ये गर्म है, इसके ऊपर का करंट गर्म, उसके ऊपर का करंट ठंडा, यानी ठंडे करंट गर्म की तरफ आएंगे, गर्म करंट ठंडे की तरफ जाएंगे। वार्म करंट मूव करेगा फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोलर लैटिट्यूड। देखा, मूव किया ना, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगा। दे ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर टू कूलर रीजन। अब ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे गर्म पानी कूलर रीजन को। करंट जो कि फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोलर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड इन इक्वेटोरियल रीजन कैरी कूल वाटर टू वार्म रीजन। अब जो पोल है, पोलर साइड में जो बर्फ जमा हुआ है, वहां के जो ऊपर का हवा है वो ठंडी है, वो हवाएं चल के आएंगी इक्वेटर की तरफ और इक्वेटोरियल वाटर को क्या करेंगी, ठंडा, और इक्वेटोरियल साइड में ठंडा पानी देंगी। इन दिस वे वार्म करंट अलोंग द कोस्ट मेक द कोस्टल एरिया वार्मर एंड कोल्ड करंट मेक देम कूलर देन यूजुअल। अब इससे हो क्या रहा है, जो वार्म करंट इक्वेटर से उठ रही है वो पोलर रीजन की तरफ गर्मी दे रही है या कोस्टल एरियाज की तरफ, और जो उधर से कोल्ड करंट आ रही है वो समंदर की तरफ ठंडी हवाएं लेके आ रही है, कोल्ड करंट कूलर बना रही है उसको। वी हैव लर्न्ड दैट द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रेजेस द विंटर टेम्परेचर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट यूरोप। हमने पढ़ रखा है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये जो हवाएं हैं, ये विंटर टेम्परेचर को राइज कर देती हैं नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, स्पेशली दोज ऑफ ब्रिटिश आइजल्स एंड नॉर्वे। स्पेशली कौन सा एरिया, ब्रिटिश आइजल और नॉर्वे का। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव की वजह से, वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जो पोल्ट है बर्जन का, समंदर के तट पे जो पोल्ट है बर्जन का, जो कि 60 डिग्री नॉर्थ पे है नॉर्वे में, रिमेन ओपन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में ऑलमोस्ट जो ऐसे साइट्स हैं ना, वो पोल्ट बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बर्फ जम जाती है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है नॉर्थ वेस्ट यूरोप की, कि यहाँ विंटर सीजन में भी ये पोर्ट खुला रहता है, क्योंकि वाइल द पोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कोस्ट कनाडा लोकेटेड इन द सेम लैटिट्यूड रिमेन फ्रोजन। ये फ्रोजन रहता है तो बंद रहता है कई महीनों तक, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड लैब्राडोर करंट। ठंडे लैब्राडोर करंट की वजह से बर्फ जम जाती है कनाडा वाले पोर्ट पे, कोस्ट ऑफ कनाडा पे, जबकि ये वाला जो है नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला
खुला रहता है क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की हवाएं यहाँ विंटर में भी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं, गर्म रखती हैं, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ नहीं जमती है और वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो पोर्ट खुला रहता है। और ये रहा आपका डायग्राम कि टेम्परेचर इन्वर्जन का जो डायग्राम है कि देखो किस तरह से ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं और नीचे ठंडक होगी, नीचे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, नीचे से गर्म एयर ऊपर जाएंगी और ऊपर का टेम्परेचर वार्म हो जाएगा ठंडी रातों में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। सून यू विल गेट द more videos. Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.